एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि हम इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और एक तीसरी जो थी रीजनिंग पर ही फॉरेस्ट गार्ड की, वो अपलोड कर चुके हैं। तो आज तीसरी वीडियो अपलोड करने का समय आ गया है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 का जो तीसरी शिफ्ट का पेपर है, हम आज उसको डिस्कस करेंगे, उसमें रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 के एस्पेरेंट्स हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और एनालाइज करें कि किस तरीके की रीजनिंग जो है वो एग्ज़ाम में पूछी गई थी। बाकी अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं जितने भी यूपी ट्रिपल एससी ने रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे हैं, जो विभिन्न विभिन्न एग्जाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे मैं यहाँ कराने वाला हूँ। लेकिन वो कराऊंगा तभी जब आप सपोर्ट करेंगे। तो आप अपना जो भी जवाब है, यस और नो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो यस लिख दें, और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो प्लीज़ नो लिख दें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो था वो टेबल से था, और इसमें कुछ दिया था कि ये पैसेज है, पैसेज G2, पता नहीं क्या लिखा है, कोई कोड वर्ड है, लेकिन पैसेज है, पैसेज 2 है शायद ये। ठीक है। निम्न तालिका में किस कंपनी द्वारा अपनी स्थापना के बाद वर्षों में निर्मित एलसीडी की बिक्री दी गई है? ठीक है, कोई एलसीडी कंपनी बनाने वाली है, उसकी इन्होंने ये तालिका में दी है। और वो तालिका यह है, क्या क्या है, पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा बेचे गए एलसीडी के विभिन्न आकारों की संख्या यहाँ पर दे रखी है। यानी कि ये 40 इंच का है, ये 50 इंच का है, और ये 55 का है, ये 60, 65, 70, 75, इतने इंच की इन्होंने टीवी बनाई। और इसमें नीचे दे रखा है ये 32 बिके हैं, 24 बिके हैं, इस तरीके से पूरा टेबल बना रखा है। क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया था वो था कि किस साल में एलसीडी की अधिकतम संख्या बेची गई है? ठीक है, किस साल में एलसीडी की जो है संख्या अधिकतम बेची गई है? तो हमें 40 इंच वाली भी ऐड करना है, 50 वाली भी ऐड करना है, 55 वाली भी ऐड करना है, 60 वाली भी, ऐसे ही सब सारी, यानी कि ये इस तरीके से ऐड करना है। 32, 24, 11, 26, 11, 8, 7, इनको ऐड करके हमें देखना है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर 2, 4, 6 यार दे रखे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 6 को ऐड नहीं करना है। क्या करना है हमें, जो ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि 13, 14, 17 और 16, इनका ऐड करके देख लो, क्योंकि बाकी का तो कोई फायदा नहीं ऐड करने का जब ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इनका अगर हम ऐड करेंगे तो 2013 में जो आएंगी वो 180 आएंगी। ठीक है, ऐड करने के बाद, यानी कि 43 प्लस 35 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 6 ऐड करेंगे तो 180 आएगा। और 2014 की अगर हम बात करें तो ये आएगा 224। ठीक है, 224 जो है 2014 में आएगा, 241 जो है वो 2017 में आ जाएगा। ठीक है, ऐड करने पर बाकी 262 जो है वो आएगा 2016 में। तो अब हम क्लियरली देख के बता सकते हैं कि किस ईयर सबसे मैक्सिमम जो है वो सेल रही थी। तो वो 262 2016 में रही थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2016। ठीक है, केवल ऐड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री में किस आकार की एलसीडी की संख्या जो है अधिकतम रही है? तो इस बार हमें किस कैसे ऐड करना है, वर्षों में दे रखा है, सभी 6 वर्षों में, तो आकार का पूछा गया है, तो हमको ऐसे में ऐड करना है। ठीक है, तो अब ऑप्शन अगर हम देखें तो सारे ऐड नहीं करना है, 60, 40, 50, 55, 60, यानी कि कौन कौन से ऐड करना है, एक तो 40 करना है, 50 करना है, 55 करना है और 60 करना है। ये बाकी के 3 नहीं करना है हमें, तो इनको ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? ठीक है, तो अगर हम 40 की बात करें तो 277। ठीक है, यहाँ ऐड करके हम जोड़ेंगे तो इसको 277 मिलेगा। 50 की अगर बात करें तो ये 238 हो जाएगा, और 55 की बात करें तो 245। वहीं अगर 60 की बात करें तो 247। ठीक है,
तो अब हम इजीली अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अधिकतम पूछा है तो अधिकतम अगर हम देखें यहाँ पर 277 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 40 इंच वाली जो है वो सबसे ज्यादा बिकी थी, ठीक। अगला क्वेश्चन था कि किस साल में बेचे गए एलसीडी की कुल संख्या में से बेचे गए 55 इंच की एलसीडी की प्रतिशत जो थी प्रतिशतता अधिकतम थी, ठीक है। तो हमें 55 इंच वाले का देखना है, और कौन सा देखना है, 2016, 15, 17 और 14 की बात कर रहा है। 55 इंच की, तो हम फिर से टेबल पे जाएंगे, ठीक। 55 इंच की बात कर रहा है, डेट मीन कि इस वाले की बात कर रहा है वो 55 इंच की, और इसमें किस साल में देखना है, ठीक है हमें। तो यहां से हम टिक कर लेते हैं जो जो साल हमें चाहिए। 2016, 17 चाहिए और 14, 15 चाहिए, यानी कि ऊपर के नहीं चाहिए, ठीक। तो अगर 2014 की बात करें हम, तो 2014 में अगर हम देखें तो 46 है। पहले तो हमें टोटल करना पड़ेगा, टोटल हमने करना है इसका 245 और 46, सॉरी, ठीक। तो टोटल हमें करना है 2014 में जो आई थी निकल के हमारी, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि कितनी टोटल बिकी हैं, 224 बिकी हैं, और हमें 55 इंच वाली का प्रतिशत निकालना है, तो 46 बटा 224 करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा 2014 का हो गया। फिर इसके बाद 2015 का, 2015 में अगर हम देखें तो 51 इंच है, ठीक है। एक सॉरी 51 सेल भी है, और टोटल 2015 का कितना होगा अगर हम ऐड करेंगे ये सारे के सारे, ये सब, तो 238 आएगा। इसको मल्टीप्लाई 100 कर लो परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद 2016 है, तो 2016 में कितनी बिकी हैं, 49 बिकी हैं। और बात करें अगर हम टोटल की, तो 262 जो है वो सेल हुई थी, या हमने कैलकुलेट भी किया था पहले क्वेश्चन में। लास्ट है 2017। 2017 में अगर देखें तो ये 54 जो है वो बिकी थी यहाँ पर, और 262 इसका टोटल था, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर 262, ये यहाँ पे मिस कैलकुलेशन हो गई, 262 और 241, तो पहले वाले का आंसर जो है गाइस डी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। ये इसको करेक्ट कर लेना, ठीक। तो 262 इंटू 100, 241, ठीक। ये करने के बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तब हमें ये मिलेगा 20.53, ये मिलेगा हमें यहाँ पर 21.42, और ये मिलेगा यहाँ पे 20.33, और ये मिलेगा हमें 20.61 मिलेगा, ठीक। तो अब हम क्लियरली यहाँ से देख के बता सकते हैं कि मैक्सिमम किस में है, 21.42% जो होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि 2015 में जो है वो मैक्सिमम होगा। तो हम 2015 वाला ऑप्शन जो है वो लगा लेंगे, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार दिए गए दोनों कथनों को पढ़ें, तय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन जो है पर्याप्त है। तो विजय का जन्म किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना हो तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, विजय इस समय अपनी माता से 24 साल छोटा है, तो अभी तो इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। आगे दूसरा कथन पढ़ते हैं, विजय का भाई जिसका जन्म, यानी कि अगर हम देखें विजय का भाई, ठीक है, जिसका जन्म कब हुआ, 2000 में हुआ था, अपनी माँ से 30 साल छोटा है। इसका मतलब उसकी माँ जो है वो 1970 में पैदा हुई थी, ठीक है। अब हम पहले वाले कथन पे जाएंगे। विजय जो है इस समय अपनी माता से 24 साल छोटा है, तो इसका मतलब जो विजय है उसकी उम्र कितनी हो गई, 1994, ठीक। 24 साल है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी हुई, डेट ऑफ ईयर 1994,
ठीक, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि विजय जो है वो उसका जन्म जो है किस वर्ष में हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन जो डी है, दोनों कथन ए और 2 पर्याप्त हैं, वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से कथन से है और इसमें पूछा गया है कि 18 पेन की कुल लागत क्या होगी यदि इनमें से प्रत्येक की कीमत जो है समान है। यानी कि जो पेन है वो एक ही रेट के हैं, तो हमें 18 पेन की जो है लागत बतानी होगी। तो हम कथन पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सा कथन हमें ज़रूरत पड़ेगा। प्रत्येक पेन की लागत का एक चौथाई जो है 50 है। किसी भी उसका एक चौथाई, मान लो कि एक्स है किसी पेन की कीमत, उसका एक चौथाई जो है वो 50 है। तो यहाँ से एक्स बराबर 200। तो यहाँ से कीमत निकल आई पेन की, और हम इजीली इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 18 पेन की हम कीमत निकाल लेंगे, 3600 आ जाएगी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। तीनों पेनों की कुल लागत, यानी कि तीनों पेनों की कुल लागत कितनी होगी, 3x। दोनों पेनों की कुल लागत से 200 अधिक है, यानी कि 2x से 200 अधिक है। तो x बराबर कितना आ गया, 200। यहाँ से भी x बराबर 200 आया, और इसको भी अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल 18 पेनों की जो है कीमत वो निकल आएगी। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो हैं, दोनों से आंसर निकल रहे हैं, मतलब सेपरेटली कोई भी कथन हम यूज करेंगे तो आंसर हमारा मिल जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। अकेला एक कथन पर्याप्त है, जबकि अकेला ये नहीं होगा। अकेला दो कथन पर्याप्त है, ये भी नहीं होगा। या तो कथन एक या दो पर्याप्त है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कोड भाषा में गुड को कैसे कोडित किया जाता है। ठीक है, तो गुड को कैसे कोडित किया जाता है ये हमें देखना है, कौन कौन से कथन से हमें मिल सकता है। तो अगर हम पहला कथन देखें, हाली बी, बी सी से तात्पर्य है कि वो एक अच्छा गायक है। ठीक है, तो गुड का मतलब गाइस यहाँ पर अच्छा होता है। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा यहाँ अच्छा है और यहाँ भी अच्छा है। ठीक, तो इन दोनों में कॉमन क्या है। अच्छा, ये कुछ इसके अलावा कुछ और तो कॉमन आ नहीं रहा, क्योंकि एक भी नहीं है इसके अंदर। ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, वह अच्छे गीत गाएगी और एक अच्छा गायक है, इस कोड का मतलब। तो केवल दोनों में एक ही चीज कॉमन हो रही है, वो है अच्छा। तो दोनों में हम कोड में देख लेंगे क्या कॉमन हो रहा है। एच ई नहीं है, एल ई नहीं है, यहाँ बी है, बी ई, और यहाँ भी बी ई है। तो हम कह सकते हैं कि गुड को इन्होंने क्या कोड किया है, बी ई किया है। ठीक, इज इट क्लियर। दूसरा देखेंगे, यहां पर देखो वह एक अच्छा गायक है और वह अच्छे गीत गाएगा, वह अच्छे गीत गाएगा। तो दो चीज कॉमन मिल रही हैं, वह, वह। ठीक, दो चीजें यहां पर हमें मिल रही हैं। तो जब अब दो चीजें मिल रही हैं कॉमन, तो हम यहाँ से इस कथन से इंडिविजुअल, इस कथन से नहीं कह सकते कि गुड के लिए उन्होंने, यानी कि अच्छे के लिए क्या कोड किया है। ठीक है, तो पहला वाला तो सही है, पर्याप्त है, उससे हम बता सकते हैं, बट सेकंड वाला नहीं होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। अकेला कथन एक पर्याप्त है, जबकि दो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मतलब गुणा को प्रयोग जमा, यानी कि प्लस कर दिया जाए, भाग का प्रयोग करके घटाओ, प्लस का प्रयोग गुणा, और माइनस का प्रयोग भाग, तो हमें ये बताना है इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो 20 मल्टीप्लाई, यानी कि हमें क्या करना है, गुणा का देखना है, गुणा किस में चेंज हो रहा है। तो गुणा जो है वो प्लस में चेंज हो रहा है, प्लस 16, माइनस जो है वो भाग में चेंज हो रहा है। ठीक है, प्लस जो जमा है या जो प्लस है वो किस में चेंज हो रहा है वो हमें देखना है। तो गुणा का जमा है, प्लस का प्रयोग गुणा में होगा, और जो डिवाइड है वो हमें देखना है कहाँ पर चेंज हो रहा है। डिवाइड का प्रयोग घटाव के लिए हो रहा है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं बॉड मास से। ठीक है, तो 4 चौका 16, सबसे पहले डी होगा, फिर 20 प्लस 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई होगा, अब ऐड हो जाएगा, देन लास्ट में सब्ट्रैक्ट। तो 20 जो है, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बॉड मास का यूज करना है। और ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे बॉड मास के प्रयोग करके, आपको सॉल्व करना होते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है। एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितने भेड़ हैं। पुरुष बकरियों से दुगना है और बकरियां भेड़ों से दुगनी है। यदि पैरों की कुल गणना करें तो 44 है। तो समूह में कितने चार पैर वाले हैं? ठीक है, चार पैर वाले बताने हैं हमें। तो चार पैर वाले कौन कौन से हो सकते हैं? मुर्गियों के तो दो पैर होते हैं, भेड़ चार पैर की हो सकती है, पुरुष के दो पैर होते हैं और बकरियों की दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मुर्गियों को मान लेते हैं एक्स है। तो जितनी मुर्गियां हैं उतनी भेड़ हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं कि भेड़ भी एक्स होंगी। ठीक है, अब पुरुष बकरी, यानी कि अभी तो हमें कोई इसका रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो आगे पढ़ेंगे। बकरियां भेड़ों से दुगनी हैं, तो बकरियां भेड़ों से दुगनी है तो कितनी हो गई? 2x हो गई। और जो पुरुष है वो बकरियों से दुगने हैं, तो यहां पर हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 4x। तो ये टोटल हमें संख्या मिल चुकी है। अब वो कह रहा है कि चार पैर वाले बताना है। तो भाई साहब सबसे पहले देखो, अगर चार मुर्गियों के कितने होते हैं? दो पैर होते हैं ना, तो दो गुणा मुर्गियों, मुर्गियां कितनी है? एक्स हैं, प्लस भेड़, तो भेड़ के चार होते हैं और भेड़ कितनी है? एक्स है, प्लस बकरियों के कितने होते हैं? चार होते हैं और बकरियां हैं कितनी? 2x हैं, तो 8 पैर होंगे इनके, प्लस चार पुरुष हैं, इनके पैर कितने होते हैं? दो होते हैं, यानी कि 4x। ये हो गए। टोटल पैर कितने हैं? 44 हैं। इसको काउंट कर लेते हैं, 2x और 4x, 6x, 6, तो पहले लिख लो इसको, 2x प्लस 4x प्लस 8x प्लस 8x प्लस बराबर 44। ठीक है, तो 8 8 16, 4 22 और ये 4 20, तो 22 हो गए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x बराबर जो है वो 2 आ गया। अब उसने चार पैर वाले पूछे, तो चार पैर वाले गाइस कौन से हैं? भेड़ है और बकरी है, यानी कि 3x है। तो 2 की वैल्यू रख दो यहाँ पर, 3 इंटू 2 यानी कि 6। चार पैर वाले जो हैं वो जानवर 6 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन से फिर से। केवल मरी हुई मछलियां प्रवाह के साथ जाती हैं। इसके बाद धारणाएं दे रखी हैं, कथन और धारणा से है। मछलियां प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। तो कथन में हमारे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। सोचने और निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा कथन है, और जब मरी हुई मछली हैं तो प्रवाह के साथ वो दौड़ेंगी या चलेंगी या नहीं जाएंगी, उनके पास सोच ही नहीं है। तो आई थिंक ये जो है इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है हमें, क्वेश्चन में हमें जो धारणाएं हैं उसमें पॉजिटिविटी देखना होती है। तो जीवित मछली कभी भी प्रवाह के साथ नहीं जाती, ये कथन से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। जबकि कथन से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जीवित मछली जो है कभी प्रवाह के साथ नहीं जाती। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा जो है, जिसमें जीवन है वो बहाव के साथ नहीं जाता, अतः व्यक्ति खुद को सोचकर निर्णय लेना चाहिए। ठीक, तो किसी हद तक ये सही है बी वाला। तो बी इसका ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से कथन से है, क्या होगा इससे बेहतर ओ। ठीक है, थोड़ा सा ये मतलब हिंदी में हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, बट इंग्लिश में ये है बेटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ। इस साइड में जो था वो इंग्लिश का था पूरा का पूरा, तो वो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मोस्टली जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो हिंदी वाले हैं, तो एक रफ काम के लिए भी जगह बच गई है। ठीक है, तो कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लिख दूंगा बेटर एंड oops देन व्हाट इफ। ठीक है, मतलब कि oops ओ करने से अच्छा है कि आप कुछ करो, क्या होगा। ठीक, तो ये हमारा अजम्पशन है। अब इसमें धारणाएं क्या हैं? समस्याओं को देखकर छोड़ने से पहले आपको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो हमारा कथन है वो यही कह रहा है कि बेटर एंड ऊप्स देन व्हाट इफ। ठीक है, तो करना चाहिए। यदि आप असफल होते हैं तो भी आप सीखेंगे कि समस्या से कैसे निपटा नहीं जा सकता है, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों में पॉजिटिविटी है। और मैंने आपको बताया कि इन क्वेश्चनों में क्या होता है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी बहुत मायने रखती है। तो दोनों धारणाएं सही हैं, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन है,
किसी रिवर्स वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा है? तो गाइस हमको करना क्या है, रिवर्स वर्णमाला यानी कि हमें क्या लिखना है, ऐसे लिखना है रिवर्स। ठीक है, तो एक काम करिए, आप याद ना हो तो सीधे लिखिए ABCDEFGHIJ और यहां से इसको उल्टा हो जाइए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 12वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो 12वां अक्षर पे हम आ जाते हैं, ये आ गया हमारा। इसके अब ये वाला पार्ट तो सब इधर ही होगा ना, ठीक है, वो तो हमने रिवर्स में ऐसे लिख लिया है। 8वां अक्षर बताना है, वो भी किसके दाईं तरफ, यानी कि इधर ही को जाना है, तो ऐसे घूम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां कौन सा मिला हमें, जी मिला, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप दोनों देखो, ये बाईं ओर है, बाईं ओर होने के बाद दाईं ओर, तो इन दोनों को बाईं और दाईं लिखा हो तो आप क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट से 21 नंबर आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम वर्णाक्षर को छोड़कर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं, ए छोड़ेंगे, BCDEFG, तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, जेड छोड़ देंगे, वाई तक लिखेंगे, हमें वाई तक जाना है। ठीक, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। पहले और अंतिम वर्ग को छोड़कर 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तो 26 होते हैं, तो इसका मतलब 6 का एक पेयर बनेगा, BCDEFG। ठीक है, ये 6 का ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे हमें कहाँ तक जाना है, रिवर्स कर दिया जाता है प्रत्येक भाग को, यानी कि इसको फिर रिवर्स करते हैं, GFEDCB, और इस तरीके से लिख देते हैं हम, हर ग्रुप को रिवर्स करके लिख देते हैं। तो बाएं से, यानी कि बाएं यही वाली साइड है, यानी कि अब इधर से 18वें नंबर का, तो 18वां नंबर हमें बताया कि आर होता है, और अब हमने क्या किया है कि एक कम कर दिया है, तो ये कहाँ जाएगा, एस पे पहुंचेगा 18वां। ठीक है, तो 18वां है, यानी कि 6 का ग्रुप है, तो थर्ड वाला ग्रुप की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, थर्ड ग्रुप की। वैसे चाहे हम लिख सकते हैं, ठीक है, IJMNOPQRS, इस ग्रुप की बात चल रही है। ठीक है, किस ग्रुप की बात चल रही है, इस ग्रुप की बात चल रही है। इसको हम रिवर्स करके लिख देते हैं, SRQPO और N। अब इसमें पूछा है उसने कि 18वां अक्षर कौन सा होगा, तो गाइस 6 ये हैं, 6 ये 12 13 14 15 16 17 18। 18वें पे कौन सा आ रहा है, क्लियरली शो हो रहा है कि एन जो है वो 18वें नंबर पर आ रहा है, तो आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमें करना था। सादृश्य जोड़ी खोजें, ठीक है, एनालॉग्स है ये। और फैक्टर का मतलब, पहले तो इनका हमें मतलब पता होना चाहिए। फैक्टर का मतलब जो होता है वो होता है बंधन। ठीक है, बंधन। और लिबरेट का मतलब होता है आजादी, आजादी। ठीक है, तो शैकल, लूस, कॉमन, घोस्टली, रूटीन, नोबल, सेकुलर और क्लरिकल। तो हमको शैकल का मतलब अगर हमसे कोई पूछे, तो शैकल का मतलब भी क्या होता है, बंधन होता है, और लूज का मतलब भी क्या होता है, आजादी होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है इसमें। 64 जो है वो कोडिंग से है। ठीक है, क्वाइन को इन्होंने 8574 लिख दिया, अंटिल को इन्होंने ये लिख दिया। तो हमको क्या करना है, पहले तो साफ साफ इसको कहीं भी हमारे पास जो पेज होगा उस पर लिख लेंगे 8574, ताकि हमें समझ में आए कि हो क्या रहा है इसमें एक्चुअल में। 94371। ठीक है, तो इसमें जो लेटर की कोड किया है, लेटर को जो नंबर दिया है वही हमारा कोड है। यानी कि अगर हम कोकोनट की बात करें, कोको नट, ठीक है, तो सी को क्या बोला है इन्होंने, 8 बोला है, तो हम भी 8 लिख देंगे।
ओ को क्या बोला है, 5 लिख बोला है, तो 5 हम भी लिख देंगे यहाँ पर। एन को 4 बोला है, और यू को इन्होंने 9 बोला है। ठीक है, वहीं टी की बात करें तो 3 बोला है, तो हमारा कोड ये बन चुका है 8585493, 8585493, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक दौड़ प्रतियोगिता में, ठीक है, रेखा 10 सेकंड मार्जिन से माला से पहले आई, इनिका आरुषि से 12 सेकंड पहले आई, और बसंता गौरी से 18 सेकंड पहले आई है। माला बसंता के 1 सेकंड बाद आई है, और इनिका गौरी के 2 सेकंड बाद आई है। दिए गए दोस्तों में से प्रतियोगिता में तीसरा कौन है, ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो गाइस इस तरीके के क्वेश्चन हमें क्या करना है, जो नाम 2 बार आया उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें इन्हीं का हमने देखा यहाँ भी है और इन्हीं का यहाँ भी है। ठीक, एक तो ये आया, दूसरा जो नाम है वो गौरी का है। गौरी एक यहाँ आई है और एक यहाँ आई है, तो इन दोनों में से किसी को भी हम x मान लेते हैं। हम मानते हैं कि इन्हीं का जो है वो x सेकंड में अपनी दौड़ जो है वो पूरी कर रही है। तो पहली वाली लाइन से अगर हम कोट करें, इन्हीं का आरुषि से 12 सेकंड पहले आई है, तो आरुषि इसका मतलब क्या है, 12 सेकंड ज्यादा ले रही है, तो x प्लस 12 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ले रही है। ठीक, अब आ जाते हैं गौरी पे। इन्हीं का गौरी के 2 सेकंड बाद आई है, तो इसका मतलब गौरी क्या है, 2 सेकंड पहले आ रही है, किससे, इनिका से, तो x माइनस 2 कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर। अब गौरी का देखो कहीं और मिलेगा, ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है, माला बसंता, ये है वसंता गौरी से 18 सेकंड पहले आई है, तो बसंता जो 18 सेकंड पहले आई है, डेट मीन कि बसंता जो है, बसंता 18 और इसमें ऐड करेंगे, यानी कि इससे पहले आ रही है, तो x माइनस 20 पे आ जाएगी। ठीक है, बसंता का भी हो गया। अब बचा माला। माला बसंता के 1 सेकंड बाद आई है, तो x माइनस 19 हो जाएगा, प्लस का 1 करेंगे तो माइनस का 20 है, तो माइनस का 19 बचेगा। माला भी हो गया। अब क्या बचा, सबसे पहला वाला, रेखा 10 सेकंड मार्जिन से माला से पहले आ रही है। रेखा जब पहले आ रही है तो इसका मतलब x माइनस 9 हो गया। ठीक है, 10 सेकंड पहले आ रही है। तो हमको बताना है कि दोस्तों में से प्रतियोगिता में तीसरा कौन आया, तो जिसका ज्यादा माइनस होगा वो टॉप पे होगा, यानी कि ये फर्स्ट पे आएगी। मैं लिख देता हूं, ये फर्स्ट पे आएगी, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे, और ये सिक्स पे। तो थर्ड वाला बताना है, यानी कि रेखा बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कथन से है, कुछ पत्थर जो हैं वो क्या है, रतन है। कुछ पत्थर जो हैं वो रतन है, और कुछ रतन जो हैं वो मोती हैं। कुछ रतन जो हैं मलास्क हैं। तो यहां से ये हमारा इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको देखकर आंसर बताने हैं, निष्कर्ष जो है वो हमें बताना है, कौन सा निष्कर्ष जो है वो इसमें सही है। तो कुछ पत्थर जो है वो मोती हैं, पत्थर यहां पर है, मोती यहां पर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। कुछ रतन जो हैं वो मलास्क हैं, बिल्कुल है, तो यहां से ये वाला पोर्शन जो है ये तो जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। कुछ मलास्क जो हैं वो मोती हैं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। कुछ मलास्क रतन है, बिल्कुल है, तो हम कह सकते हैं कि 2 और 4 जो है वो सही है निष्कर्ष। बाकी ऑप्शन देखते हैं तो केवल एक निष्कर्ष का पालन करता है, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो आयोग ने इसको क्या है, डिलीट कर दिया था क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि इसमें जो थे ऑप्शन जो थे वो गलत थे। ठीक, तो फुल मार्क्स मिला था एफएम सबको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, ए जो है बी की बेटी है, बी जो है वो सी की बेटी है, सी जो है वो डी का भाई है, यहां पर डी आ गया, डी जो है वो ई की माँ है, ये कोई ई है, जेंडर में हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, ट्रायंगल में मेल और सर्किल में फीमेल, ठीक, तो ये बन गया। और एक और चीज बता दी, यदि ई जो है मादा है यानी कि फीमेल है तो ये गोले में आ गई। तो ए जो है वो ई से किस तरीके से संबंधित है, एक ई की कौन है, भतीजी है, भतीजा है, तो हमें क्लियरली पता लग रहा है ये फीमेल है, तो ये भतीजी ही होगी, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। 68 क्वेश्चन है, और ये हमें कोडिंग दे रखी है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी की माँ है, ए माइनस बी से अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए एस्ट्रिक बी से अर्थ है कि ए बी का भाई है, और ए बीटा बी से अर्थ है कि ए बी का भाई है। तो हमें बताना है निम्न में से किस से तात्पर्य है कि डी जो है ए के बड़े दादा है, मतलब ग्रांड फादर है, दादा या नाना, ठीक है, दादा या नाना है, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है, इंग्लिश में पढ़ेंगे ग्रांड फादर लिखा होगा, ठीक। तो अब हमको करना क्या है इस तरीके के क्वेश्चन में गाइस, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे, इसमें कुछ भी मतलब अलग से नहीं हो सकता, ठीक। तो हम पहले ऑप्शन से ही चेक करते हैं इसको, डी एस्ट्रिक सी, सबसे पहले डी एस्ट्रिक सी तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब होता है डी जो है वो सी का भाई है, डी जो है वो किसका भाई है, सी का भाई है, तो इसमें भाई है, इसको ऐसे ले लेंगे। आगे है फिर सी प्लस बी, सी प्लस बी का मतलब है कि सी जो है वो बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है, ठीक। फिर अगला है हमारा बी प्लस ए, बी प्लस ए यानी कि बी जो है वो ए की माँ है, बी जो है वो ए की माँ है, ठीक। तो अब ये इसकी माँ है, तो ये इसकी नानी हुई, और ये इसके जब भाई बहन है तो ये इसके कौन हुए, एक तरीके से दादा हुए, ठीक। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। कुछ गड़बड़ भी क्या, देख लेते हैं, डी एस्ट्रिक सी, डी एस्ट्रिक सी, तो गाइस गड़बड़ ये हुई है, एक गड़बड़ हो गई, ये यहाँ पर इन्होंने भाई दो जगह लिख दिया है, मिस प्रिंट है, ठीक है, यहाँ पर पिता लिखा है, ठीक, पिता लिखा है, तो यहाँ से ये क्या होगा, डी जो है ऊपर चला जाएगा। अब हम बता सकते हैं ये इसकी कौन हुई, माँ हुई, ये इसकी नानी हुई, ये इसके परनाना हुए, दादा या नाना मैंने बोला था, बड़े दादा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो भाई नहीं होगा, पिता होगा, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर जहाँ से ये पीडीएफ ली थी उन्होंने गड़बड़ कर दी, ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पिता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि यदि दी गई छवि को 90 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में उल्टा घुमाया जाए, ठीक है, और इसकी दर्पण छवि के बेस पर रखे गए से ली जाती है, तो परिणाम की संरचना कैसी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो बहुत ही प्यारी है कि घड़ी की सुई की दिशा में, तो पहले तो आप ये समझेंगे कि क्लॉकवाइज चल रही है, यानी कि घड़ी कैसे चलती है, इसी इसी डायरेक्शन में तो चलती है, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में, लेकिन उल्टा घुमाया जाता है, घड़ी की सुई की दिशा के उल्टा है, दैट मीन के एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाना है हमें। तो अब सबसे पहले हमें देखना क्या होता है इन चीजों में, ये प्लस का साइन चाहे हम कैसे घुमाएं, पहले तो 90 डिग्री घुमा रहे हैं, ठीक है, तो एक ये ग्राफ समझ लेते हैं इसको, ठीक है, हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो यानी कि जो यहाँ पे चीजें होंगी वो यहाँ आ जाएंगी घूमकर, ठीक है। अगर इसी को घुमाते हम तो ये कहाँ आता, ये यहाँ आता, ठीक है, तो ये वाली चीजें यहाँ आ जाती, ठीक। तो इस तरीके से ये हमें अपने दिमाग में ये इस फिगर को बैठा लो, ठीक। अब रह गया प्लस की बात, तो प्लस देखो हमने 90 डिग्री घुमाया, बना तो प्लस ही है, तो प्लस तो चेंज होने वाला नहीं है, ना ही ये चेंज होने वाले हैं, तो ये तो तीनों के तीनों सेम होने वाले हैं,
तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया हमारा। ठीक है, और कौन सा है? और ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया हमारा। और है कोई चौथा? हाँ, दो बचे हैं अब। अच्छा, अब देखो, ये जो फिगर है यहां से भी हमें नहीं पता लगेगा, ये सेम रहने वाला है सब जगह। ठीक है, अब ये जो है ये हमको आंसर देगा कि हमारा आंसर क्या होगा। ये जो है बना हुआ इस तरीके से बना हुआ है। अगर आप कोई कागज का टुकड़ा लें और उसको मतलब देखें घुमा के, तो आपको ये दिखेगा क्लियरली। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन आप कागज का टुकड़ा अगर आपको कोई कहीं कैसे भी मैनेज हो जाए तो उसमें उस तरीके से इसको घुमाएं और जैसा जैसा उसमें दे रखा है वैसे कर लें। ठीक है, तो 90 डिग्री घुमाया है, तो इसमें बी वाले ऑप्शन में देखो, यहाँ पर ये नीचे है और यहाँ इसको ऊपर नीचे रखा है। और ठीक है, यहीं से हमको मिल गया। जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया क्योंकि ये ऊपर पहुंच चुका है यहाँ पर। तो एक ही ऑप्शन बचा डी, कुछ देखने की अब ज़्यादा बारीकियों की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पी पैसेज 3 है। ठीक है, पैसेज ही है ये। 400 छात्रों के एक संस्थान में 3 विषयों में ए बी सी में पास प्रतिशत निम्नानुसार है। ठीक है, तो परसेंटेज दे रखी है हमें इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज हमें बताना है कि कितने छात्रों ने बी और सी दोनों में पास किया है। बी और सी, डेट मीन कि हमें बी और सी, ए नहीं लेना है। ठीक है, बी और सी ये है, और बी और सी में ये भी आ रहा है। तो 5 + 4 यानी कि 9% लोग हुए। टोटल कितने हैं? 400 हैं। काटेंगे तो 9 चौक 36। 36 लोग जो हैं वो बी सी दोनों में पास हुए हैं। ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कितने छात्रों ने न्यूनतम एक परीक्षा पास नहीं की है? कितने छात्रों ने न्यूनतम एक परीक्षा पास नहीं की है? तो हमको करना क्या होगा, ये टोटल परसेंटेज है जो वो ऐड करना पड़ेगी। यानी कि 16 4 20 और 20 4 24 3 27, तो इस गोले में हो गया, और 27 इस गोले में हो गया 54, और ये बचा 21। 5 5 2 7, 75% लोगों का डेटा है। इसका मतलब 25% जो है वो फेल हुए हैं। तो 25% फेल हुए हैं या नहीं दी इन्होंने परीक्षा, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। 25 चौका 100। 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की है। 100 बच्चे। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इसका भी गाइस फुल मार्क्स मिला था। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन थे वो सारे के सारे गलत दे रखे थे चारों। इसका आंसर जो होगा वो 100 ही होगा। ठीक है, तो इसका फुल मार्क्स दिया था आयोग ने। कितने छात्रों ने ए या बी पास किए हैं परंतु सी पास नहीं किया है? कितने छात्रों ने ए और बी पास किए हैं परंतु सी नहीं किया है? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 16 और प्लस ये क्या है, ये तो बी में आ रहा है पूरा का पूरा गोला। ठीक है, तो 16 और 4, ए बी पास करने वाले कितने हैं? 20% है, और ये 22 भी है। तो 4 42% लोग जो हैं वो ए और बी पास किए हैं, सी में नहीं है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 42/100, टोटल हमारे पास कितने थे? 400 स्टूडेंट थे। 0 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने ए बी पास किया है लेकिन सी पास नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। ठीक, जो शेष से अलग है। तो बहुत ही मतलब यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रही हो तो पिक्चर 720 पे या 1080 पे कर लीजिएगा, पिक्चर क्लियर दिखेगी। ठीक है, पिक्सल पे। इसमें एक थोड़ा सा माइनर सा देखने वाला चीज़ है, रोटेशन का लग रहा है लेकिन रोटेशन इसमें लगेगा नहीं। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये देखो ये घूमा इस साइड में, फिर ये 45 डिग्री घूम रहा है, ये 45, यहाँ पर ये नीचे होना चाहिए था। ठीक है, तो वो वाला नहीं लग रहा है यहाँ लॉजिक। यहाँ लॉजिक जो लग रहा है वो मैं आपको बता दूं, जो ये काला पार्ट है, जो ये जो काला पार्ट है, ये जो काला पार्ट है, ये बॉक्स में जो रेक्टेंगल दे रखा है इसमें काला पार्ट है,
ये अगर मैं इसको मुंह मान लूं किसी इंसान का, ठीक है, अपने आप को इसमें रख के देखना, ठीक, अपने आप को सोचना, ये सब में लेफ्ट साइड है, बस एक में राइट साइड होगा, वो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाले फिगर में जो है वो राइट हैंड साइड पे है यहाँ पर, और ये सब लेफ्ट हैंड साइड में है। आप अपने आप को सोच के इसको रखना, ठीक, तो आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप क्या करना, एक ऐसा ही आ, ये इतना हिस्सा, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसे करना, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में ही है, ठीक है, कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में ही है, ऐसा एक छेद यहाँ पे करना, और इसको घुमा के देखना, ठीक है, इसको घुमा के देखना, तो आपको मिलेगा कि ये वाला जो फिगर है बी वाला, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी वाला। बी वाले में आपको गलत डायरेक्शन में, यानी कि अगर आप देखें तो ये यहाँ पर मिल रही है जगह, मतलब इसके आगे है, यहाँ पर भी आगे होगी, यहाँ पर भी आगे है, और यहाँ पर भी आगे है, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे है, यानी कि यहाँ इस वाले फिगर में कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे ये छेद कर रखा है इन लोगों ने। तो आप एक फिगर कागज का टुकड़ा लेना और उसको इस तरीके से काटना, ठीक है, काटने के बाद यहाँ पर एक हल्का सा ये जैसा ये बन रखा है, तो ये बनाना, छेद कर देना यहाँ पर, और फिर इसको घुमाना, इन्हीं डायरेक्शन में घुमा के देखना जो दे रखी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विषम का चयन करें। तो हमको पहला वाला ऑप्शन जो दिख रहा है वो सारे के सारे क्या हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू, जिनको क्रम में नहीं लिखा है, क्रम में लिखते तो आप इजीली समझ जाते, ठीक है, तो ए ई आई ओ यू जो है वो वॉवेल हैं, तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाकी कॉन्सोनेंट है सारे। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने गाइस 75 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, और मुझे एक बड़ी अजीब चीज़ देखने को मिली इस पेपर में, वो ये कि अब जो क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे। मतलब जो हमने कर लिए 25 क्वेश्चन एज इट इज़, बस डिजिट चेंज होगी, क्वेश्चन सेम है। पता नहीं आयोग ने ये क्यों किया और किस लिए किया और क्या वजह रही, आई डोंट नो, बट ये एक तरीके से गलत हुआ। जो पहले दो हमने शिफ्ट की, जो रीजनिंग एनालाइज की हमने, उसको सॉल्व किया, काफ़ी हार्ड थी, उसमें क्वेश्चन लेंदी थे, बट यहाँ पर आपने क्या किया, एक क्वेश्चन को दो बार में दे दिया, बस केवल डिजिट चेंज कर ली, तो उसकी कैलकुलेशन जो है बच्चे की, वो दोबारा करेगा ही नहीं, वो केवल डिजिट देखेगा, डिजिट को वहाँ पर हटा के, और दिमाग भी नहीं लगाएगा, उसको पता है कि इस तरीके से करना है, तो फटाफट कर देगा, उसका टाइम भी कम लगेगा, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा गलत किया बच्चों के साथ। खैर, अब तो इसका री एग्ज़ाम होना है तो अच्छी बात है, हो सकता है कि इन्हीं पॉइंटों को आयोग ने देखा हो। तो देखते हैं, देखो अभी एलईडी वाला हमने पूरा पैसेज करा था, और तीन चार क्वेश्चन करे थे, फिर से वही सेम टू सेम आया है, और डेटा भी वही है। तो सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री न्यूनतम किस साइज की एलसीडी की है, ठीक है, तो फिर से वही हमें 70 इंच, 50 इंच, 65 इंच और 75 इंच का ही निकालना है, यानी कि 40 का नहीं निकालना है, 70, 50, 65 और 75 इनका निकालना है, ठीक है, और किसी का नहीं निकालना है। तो अगर हम देखें इसके साइज़ों को, तो 50 वाली की अगर आप बात करें तो 50 में कितना है, 238 है, और 65 की बात करें तो 65 में 111 है, और वहीं 70 की बात करें तो 70 में 84 है, और बात करें 75 की तो 62 है, और न्यूनतम पूछा है हमसे, तो न्यूनतम किस में हो गया, डी वाले में हो जाएगा। अगला है कि किस वर्ष में बेचे गए कुल एलसीडी टीवी की संख्या में से बेचे गए 60 इंच की एलसीडी की टीवी की प्रतिशत अधिकतम है, ठीक है। तो बिल्कुल देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ अधिकतम पूछा था, यहाँ मिनिमम, यहाँ पर परसेंटेज फिर से पूछ ली, ठीक है, तो 60 इंच वाले की वहाँ 55 इंच वाले की पूछी, तो यहाँ 60 इंच वाले की हम परसेंटेज बता देंगे, जैसे हमने पिछली बार किया था। तो अगर हम 2012 की बात करें तो 2012 में 60 इंच कितना बिका, 26 बिका, और टोटल की बात करें तो 2012 में कितना बिका था, 119, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। वहीं फिर बात करें 2014 में है तो 47 बिका था, और टोटल की बात करें 224, ठीक है। 2000, यहाँ पर लिख लेते हैं, 2012, 2014,
और 2016। 2016 की अगर बात करें तो 39 है, और टोटल बात करें तो 238 दिखा था। 39 है, सॉरी 2015 है, 2015। और 2016 की बात करें तो यही 2016 में 42 था, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है हमें। और टोटल की बात करें तो 241, ठीक। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 17.42 आ जाएगा, ये 16.38 आएगा, और 2014 में 20.98 आएगा। वहीं 2012 की बात करें तो 21.84 आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पूछा है हमसे, मैक्सिमम हम बता सकते हैं कि 2012 में जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर से वही देखो, किस वर्ष पैदा हुआ था, वहां भी पूछा था किस वर्ष पैदा हुआ, और यहाँ पर भी पूछा है किस वर्ष पैदा हुआ। वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है, वहां भी 24 साल छोटा था, यहाँ भी 24 साल छोटा है। रंजीत का भाई 2001 में पैदा हुआ, वहां 2000 में पैदा कराया था, यहाँ 2001 में है, तो रंजीत का भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डिजिट चेंज। तो इसमें मतलब बहुत ज्यादा गड़बड़ की थी आयोग ने। 2001 में पैदा हुआ, और 31 साल पहले की बात कर रहा है कि उसकी माँ जो है, उसकी माँ से 31 साल है, ठीक है। तो 31 साल घटा देंगे तो 70 हो गया, यहाँ आ गई माँ, तो रंजीत आ जाएगा। अब यहाँ माँ से कितना है, 24 है, तो 1994, यानी कि देखो यहाँ भी 1994 आई और वहां भी 1994। तो दोनों कथन हमें चाहिए थे, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो वहां भी दोनों सही थे। फिर से 28 बैग, वहां पेन की बात की थी, यहाँ पर बैग की बात की। 28 बैग की कुल लागत क्या होगी यदि इनमें से प्रत्येक की लागत समान है, ठीक है। वहां भी समान थी, पेन था, यहाँ बैग है, और वहां 18 पेन थे, यहाँ 28 है, डिजिट चेंज, नथिंग एल्स। प्रत्येक बैग की लागत का 1/5 हिस्सा 50 रुपए, यानी कि मान लो कि एक बैग के x रुपए है, तो इसका 1/5 जो है वो 50 है। तो हम कह सकते हैं कि एक बैग की कीमत कितनी होगी, 250 रुपये होगी। तो पहले कथन से हम निकाल लिए। दूसरा कथन है 3 बैग, यानी कि 3 बैग की कीमत 3x हो गई। 2 बैग की लागत से 250 रुपये, लागत से 250 रुपये है। 3 बैग की कुल लागत 2 बैग की कुल लागत से 250 रुपये है। 3x माइनस 2x बराबर 250, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, x आ गया और बराबर 250। तो जब एक बैग की कीमत निकल आएगी तो हम 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 की निकल आएगी, ठीक। तो आंसर यह हमारा ए और डी सही है, ठीक है। बाकी आयोग ने, मैं बताता चलूँ आपको, इस क्वेश्चन को इनवैलिड बोला था, आई डोंट नो व्हाई। तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिला होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आयोग की महिमा अपरंपार, लेखपाल में हमने देखा ही है कि किस तरीके से आंसर की थी उन्होंने। कथन से क्वेश्चन आ गया, मार्बल, वहां गुड पूछा था, ठीक है। यहाँ कुड भाषा में मार्बल कैसे लिखा जाता है, ठीक। तो देख लेते हैं मार्बल्स। यहाँ पे देखो, सम स्टोन्स आर मार्बल और मार्बल डोंट ब्रेक, तो दोनों में मार्बल्स कॉमन है, तो केवल कोड हमें कॉमन देखना है। यहाँ पर ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है, तो हम मार्बल का कोड जो है हमें मिल चुका है, क्या है, मार्बल्स, SI, ठीक है। तो पहला वाले से हम इजीली बता सकते हैं कि मार्बल कैसे लिखा जाएगा कूट भाषा में। दूसरा देखेंगे तो सम स्टोन्स आर मार्बल और मार्बल आर, ठीक है। तो यहाँ पर आर मार्बल्स है और मार्बल्स आर, यानी कि दो दे रखे हैं। देखो पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी दो ही दे रखे थे, ठीक है, और यहाँ पर भी दो दे रखे हैं। तो दूसरे कथन से हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे कि मार्बल को कैसे कोड करें, ठीक है। तो पहले कथन से कर सकते हैं, यानी कि कथन एक सही है, बल्कि कथन दो सही नहीं है। अगला है, फिर से कथन से है, और कूट भाषा में लिख दिया है सिन लो बाय, जिसका अर्थ है ही इज वेल। और वेल का हमें बताना है कि इसका अर्थ कूट भाषा में क्या होगा, ठीक है। तो किस वाले कथन की हमें जरूरत पड़ने वाली है, ये चेक करना है, ठीक। तो देखें, अगर हम सिन लो वेल, यहां लिख लो सिन लो बाय, ठीक है। तो वेल यहाँ पर भी है और वेल यहाँ पर भी था, तो दोनों कोडों में अगर हम देखें तो लो जो है वो कॉमन आ रहा है, वेल और लो, ठीक है। तो हम कोड कोड
कोड कर सकते हैं कि वेल को हम लो लिख सकते हैं, ठीक है, लो लिखा है या लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा कथन देखेंगे, यानी कि इससे हमें मिल जाएगा, तो ये ओके हो गया। उसी कूट भाषा में सिन माइक बाय ही इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यहां पर क्या है, ही इज बेल और यहां पर है ही इज स्ट्रॉन्ग, ठीक। तो यहां हम कर सकते हैं क्या, बताएं आप। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखो ही इज है कॉमन और यहां पर भी ही इज है, तो दो तो निकल गए हमारे। और कौन से निकले, देखो सिन और बाय, देखो सिन और बाय कॉमन है तो निकल गए। स्ट्रॉन्ग का माइक आ गया और हम यहां से इस वाले से कह सकते हैं कि वेल का लो आ गया, ठीक है। तो दोनों कथन से हम बता सकते हैं कि वेल को हम क्या कूट किया है हमने, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा सी वाला, या तो कथन एक या दो सही है। अगेन वो जो इंटरचेंज करने वाला था साइन, वो फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो हम पहले से ही समझे हुए हैं कि करना क्या है, 20 गुणा को हमें क्या चेंज करना है, गुणा का अर्थ है योग, 20 प्लस 16, और माइनस का अर्थ है विभाजन यानी कि घटाव, प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर दिया, और डिवाइड का अर्थ है घटाव, तो 8 कर दिया। तो सबसे पहले हमें बॉडमास का रूल हमें पता है कि डिवाइड करना होती है, तो 2 अट्ठे 16 गुणा 2 माइनस 8, फिर गुणा करनी होती है प्लस 16 माइनस 8, और ये हो गया 36 माइनस 8, और ये हो गया 28, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए 83 पे मूव करते हैं, और फिर से वहां भी सेम क्वेश्चन था, पहले हमने किया बिल्कुल, और अब भी है, बस जो है वो पूछा है क्वेश्चन, खेत में कितने पुरुष हैं, खेत में कितने पुरुष हैं। तो हमने देखा था कि जो मुर्गियां हैं उनको एक्स माना था, तो भेड़ भी हमारी एक्स हो गई थी। उसके बाद हमने बकरियां माना था, तो बकरियां यहाँ पे दे रखा है, बकरियां भेड़ की दुगनी है, यानी कि 2x हो जाएंगी, और पुरुष जो है वो बकरियों के दुगने हैं, तो 4x हो जाएंगे, ठीक। तो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और कितनी है, x है, तो 2x हो गई, प्लस भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, और x हैं तो 4x, यानी कि 4 पैर हो गए, प्लस बकरियों के कितने पैर होते हैं, 4, और 2 बकरियां तो 4 दूनी 8x हो गई, प्लस पुरुष के 2 होते हैं तो 4 दूनी 8x हो गए। टोटल पैर कितने हो रहे हैं हमारे, 44 हो रहे हैं, ये मिला के 22x आ जाएगा, और ये 44 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 आ गया। पूछा है कि खेत में कितने पुरुष हैं, तो पुरुषों की संख्या यहां से निकल सकती है, 4 गुणा 2, यानी कि 8 जो है वो वहां पर पुरुष हैं, ठीक। तो 83 का आंसर होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है, कथन से है, राम और श्याम हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। तो जो निष्कर्ष है वो क्या है, राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है जबकि श्याम को दूसरी रैंक, ऐसा हमारे कथन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। अगला है, राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा नाखूनों के रूप में कठिन है, मतलब एक कड़ा संघर्ष है, ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ नहीं दिख रहा, तो हम कह सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन जो है वो ना तो निष्कर्ष एक है और ना ही दो का पालन करता है। 85 है, कथन से सिर्फ मरी हुई मछलियों ही भाव में, फिर से अगेन वही क्वेश्चन, मतलब अभी हमने जस्ट किया था, सेम डिट्टो क्वेश्चन एक, मतलब ये क्या क्या किया है आयोग ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये समझ से परे है कि ऐसा पेपर क्यों बनाया। जब दो पेपर आपने, दो शिफ्ट अभी तक हमने देखी, काफ़ी हार्ड थी, लेंदी क्वेश्चन देखने को मिले थे, और उसमें टाइम टेकिंग था बहुत ज़्यादा, और सारे क्वेश्चन अलग अलग थे, ऐसा नहीं था कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो, और ये आपने बिल्कुल सेम क्वेश्चन डाल दिया। अभी हमने पहले किया था, सिर्फ मरी हुई मछलियाँ बहाव में है, ठीक, बहाव के साथ जाती हैं, तो जीवित मछलियाँ कभी प्रवाह के साथ नहीं जाएंगी, गलत हो गया, ठीक है। और किसी व्यक्ति को खुद सोचकर निर्णय लेना चाहिए, ये सही है, तो केवल दो धारणा जो है वो इसमें सही होगी, पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। सितारों के लिए लक्ष्य, आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे, सितारों के लिए लक्ष्य आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, एक अजम्पशन या कथन दे रखा है। इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष की बात करें तो लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वे चंद्रमा से बड़े होते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये मोटिवेट करने के लिए कि आप बड़ा लक्ष्य रखो तो कम से कम छोटा लक्ष्य आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो खगोलवादी तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं और चंद्रमा पर उतरते हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो ना धारणा एक होगी ना दो होगी, डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
आगे वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर की बाईं ओर से कौन सा वर्णमाला 7वें पर होगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, ABCD लिखनी है। बहुत ही सरल तरीका आपको बता रहा हूँ, ABCD आपको लिखनी है। और 18वें पे हमें पता है, 18वें नंबर पे कौन आता है, R आता है। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, वरना ABCD लिखिए। और 18वें नंबर पे अब ये R आ गया। अब ये कह रहा है कि अक्षर बाईं ओर, तो इसका बाईं ओर कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा और राइट हैंड साइड ये होगा। तो बाईं ओर इस साइड में, यानी कि पीछे की जाने की बात कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से MNOPQR, ठीक है, LKJ, ठीक है, यहीं पे मिल जाएगा। तो हमें कितना, 7वां बताना है। ठीक है, 18 से तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे कौन आया, के आ गया। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी वाला इसमें करेक्ट हो गया। डी वाला करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और जो मानसून है इसको इन्होंने ऐसे लिख दिया, विंटर को ऐसे लिख दिया, और समर्स को इन्होंने कैसे लिखना है ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक एक भी हमने कोड डिकोड कर लिया तो हम आंसर इजीली बता सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको इसको बताओ, MONSON, मानसून लिख लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे लगा लो, डबल ओ है। ठीक है, PMQQPMO, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लास्ट वाला देखें तो MNO, ठीक है, यानी कि अगर ये 13 पे होता है और ये 15 पे होता है तो +2 हुआ। ठीक है, फिर इसकी अगर हम बात करें, किसकी, O और M की, तो -2 हो रहा है। ठीक है, इसकी बात करें तो NOP, यानी कि ये 14 पे होता है और ये 16 पे होता है, तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। और इसकी बात करें हम SQ की, SQ की, तो ये क्या हो रहा है, SQ, दो QRS, यानी कि -2 हो रहा है। +2 -2, यही हो रहा है इसमें, +2 -2 और ये +2। तो हमको भी यही करना है, +2 -2 +2 -2। तो SUMMERS, तो इसका +2 जब हम करेंगे, सबसे लास्ट वाला नंबर जो मिलेगा तो क्या मिलेगा, या फिर ये समझ लें कि एक बीच में आ रहा है, तो STU, सबसे लास्ट में हमें क्या मिलेगा गाइस, जो मिलेगा U मिलेगा। अगर हम यहीं से देखें तो यहाँ पर देखो S है, ये नहीं होगा, यहाँ पर S है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये T है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं, बट अभी हम कर रहे हैं डिस्कशन, तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। अब हमको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, U, यानी कि U से पहले एक छोड़ के कौन सा लिखा होगा, तो RSTU ऐसे लिखा होता है। तो एक छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, S आएगा। इसका मतलब S, देखो S है यहाँ पे। फिर क्या करना है, एक छोड़ के हमें लिखना है, यानी कि M लिखा है तो M के बाद N छोड़ेंगे और O लिखेंगे, तो O है, बिल्कुल है। फिर M से पहले वाला, तो JKLM इस तरीके से लिखा होता है। तो क्या है, M से पहले वाला एक छोड़ेंगे तो K, यानी कि यहाँ पर K है तो K लिखा है। ठीक, फिर E के बाद F आता है, G आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, G आ जाएगा। और समर की स्पेलिंग जो है, अच्छा समर्स है। ठीक है, अब R है तो R से पहले क्या होता है, PQR। ठीक, तो Q छोड़ेंगे, P आएगा यहाँ पर। ठीक, और S लास्ट में रह गया तो STU। तो हमारा कोड जो है वो बन चुका है पूरा, देख लीजिए, डिट्टो यही बना है। ठीक, तो आप लास्ट वाला जैसे ही आपको पहला मिला, आप उससे भी इजीली करके आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, विषम आकृति को हमें पहचानना है। तो अगर हम विषम आकृति देखें, ये रेखाओं से बने हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, ये इसमें क्या हो रहा है, ये देखो, ये इसमें जो है वो वक्र का यूज हो रहा है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें
करेक्ट हो जाएगा। जो विषम है वो हमारा ये होगा। कूट भाषा में ज्वाइन को इन्होंने ये लिख दिया, पोकर को ये लिख दिया और जोकर को हमें पूछा है। तो हम फिर से वही, हम पहले भी कर चुके हैं इस तरीके का क्वेश्चन। ज्वाइन को 8 5 7 4 लिखा है, POKER। पोकर को इन्होंने 9 5 3 2 1 लिखा है। तो हमको जोकर लिखना है, ठीक है, जोकर लिखना है। तो जोकर को, जे को 8 लिखा है, ओ को 5 लिखा है, के को 3 लिखा है, ई को 2 लिखा है और आर को 1 लिखा है। तो 85321 जो हमारा कोड होगा, 85321 सी वाला ऑप्शन, वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही हल्का पेपर था जो पिछले पेपर को देखे हुए, ये वाला। कथन है, कुछ पेंसिल जो है वो छड़ है। कुछ पेंसिल जो है वो छड़ हैं। सभी छड़ें पेड़ हैं, ठीक है, सभी छड़ें पेड़ हैं। तो सभी छड़ें जो हैं वो पेंसिल हैं क्या? गलत है। सभी पेंसिलें पेड़ हैं क्या? सभी पेंसिलें पेड़ हैं नहीं, कुछ हैं। तो ये भी गलत हो गया। तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर चला दो इनको, 4 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है। बाएं अब उसका कौन सी साइड होगा? इस साइड होगा, यानी कि ऐसे मुड़ा वो, बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। यानी कि अब इसका यहां पर क्या आ गया? घर आ गया। यहां पर क्या था? चर्च था, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं कहां होगा उसका? इस साइड होगा। दाएं मुड़ गया और 1 किलोमीटर चला। अब कहां आ गया? ये इसका पुस्तकालय आ गया। पुस्तकालय, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, घर और चर्च के बीच सबसे कम दूरी कौन सी होगी? अगर मैं इस दूरी को मिला दूं तो घर और चर्च की होगी। अब ये 90 डिग्री है। ये क्या हो गया? इसका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो गया। ये आधार है, ये लंब है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो दूरी होगी वो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 यानी कि 25 और अंडर रूट, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगी। वर्गमूल निकालेंगे तो 5 किलोमीटर आ जाएगी। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो घर और चर्च के बीच वो 5 किलोमीटर की होगी। यदि किसी कोड भाषा में सी को 5 लिखा, ठीक है, तो हमें पता है कि गाइस सी को अगर हम नंबरिंग करें तो 3 नंबर पे आता है, लेकिन हमने क्या किया, इसको 5 लिखा है तो इसका मतलब प्लस 2 लिख दिया, बढ़ा के लिख दिया, ठीक है। तो CEAT, इसको हमने क्या लिखा? 37 लिख दिया। तो अगर हम देखें इसको 5 लिखा है हमने, तो ई जब 5 पे था तो इसको कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ए 1 पे है तो कितना लिखेंगे? 2 बढ़ा देंगे, 3 हो गया। टी 20 पे है तो इसको 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22। 22 3 25, 25 5 30 और 7 37, ठीक है। बिल्कुल सही, हमने कोड को डिकोड कर लिया है। अब हमको क्या करना है? जापान का लिखना है, ठीक है। तो हमें पता है ये 10 पे होता है तो हम इसको 12 लिखेंगे। ये 1 पे होता है तो 3 लिखेंगे। ये 16 पे होता है तो इसको 18 लिखेंगे। ये 1 पे होता है तो 3 लिखेंगे और ये 14 पे होता है तो इसको 16 लिखेंगे। तो 18 और 12 होते हैं 30 और 3 33, 33 और 3 36, 36 और 16 बचा, 6 6 12 का 2 हासिल लगा, 1 3 1 4 और 1 5, यानी कि जापान को हम कितना लिखेंगे? 52 लिखेंगे, ठीक है। आ गया समझ में ना? जो उनका जो अल्फाबेटिक क्रम होता है, जो नंबरिंग होता है, अगर ABCD को हम काउंट करें तो उसमें प्लस 2 कर दो, ठीक है। सी का 3 होता है तो 3 को हमने 5 लिखा, ए का 1 होता है 3 लिखा, ई को 5 होता है तो 2 7 लिखा और टी का 20 होता है तो 20 2 22 लिखा। ऐसे ही हमने इसको कोड करके लिख दिया। मान लीजिए ए जो है वो बी की पुत्री है। ए जो है वो किसकी पुत्री है? बी की। बी जो है वो सी की बेटी है। बी जो है वो किसकी बेटी है? सी की बेटी है। सी जो है वो डी का भाई है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम कर चुके हैं। डी जो है वो ई की माँ है, ठीक है। तो माँ है तो ये लेडीज हो गई।
यदि ई पुरुष है, वहां पर ई को उन्होंने मादा बोला था, यहां पर ई को पुरुष बोला है। अब फिर से वही ए और ई का संबंध क्या है, तो पिछली बार भी ए ई का संबंध पूछा था। तो गाइज यहाँ पर जो जेंडर है वो ए का चेंज नहीं हुआ है, तो फिर से वो भांजी भतीजी मतलब नीस जिसको बोलते हैं हम, वही होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, भांजी। ठीक है, इंग्लिश में नीस होता है भांजी भतीजे के लिए। ठीक है। 95 नंबर है कि किसी त्रुटिपूर्ण कंपास में पूरब का उत्तर पश्चिम, पश्चिम को पूरब, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को पूरब में चिन्हित किया गया। तो हमें क्लियरली सबको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो डायरेक्शन जो है नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, और ये ईस्ट होती है, और ये वेस्ट होती है। अब हमने क्या किया, पूरब को उत्तर लिख दिया, यानी कि अब ये नॉर्थ बन गया है हमारा। पश्चिम को पूरब लिख दिया, यानी कि ये ईस्ट बन गया है हमारा। उत्तर को दक्षिण लिख दिया, उत्तर को दक्षिण लिख दिया, यानी कि ये साउथ बन चुका है अब। और दक्षिण को पूरब लिख दिया। दो बार पूरब लिखवा दिया। दक्षिण को यहां पर गाइस एक और मिस्टेक है, ये पश्चिम है। ठीक है, तो यहां पर वेस्ट लिख लिया हमने। ठीक, अब ये जो ब्लैक में लिख दिया मैंने, ये नई डायरेक्शन हो चुकी है हमारी अब। तो हमें क्या बताना है, इस कंपास पर दक्षिण पूरब का अनुसरण करने वाले लोगों का समूह वास्तव में किस दिशा में है। दक्षिण और पूरब, यानी कि ये जो डायरेक्शन है इसकी बात कर रहा है, तो वो अब कहाँ पर, अब उसको क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे। तो ये हमें दिख रहा है कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, उत्तर, और इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम। उत्तर पश्चिम जो होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से पैसेज नंबर 5 है। 3 समाचार पत्र हैं, ए बी और सी, प्रत्येक दिन फिर से सेम क्वेश्चन है, वहां 400 था, अब 300 दे रखा है। ठीक है, तो कितने परिवार बी और सी दोनों खरीदते हैं, बी और सी की बात चल रही है। तो बी देखो, बी और सी, ये वाला आ गया पोर्शन, बी और सी, यानी कि 9% है, वहां भी 9% की ही बात की गई थी, और यहाँ पर अब 300 है, 400 नहीं, तो 9 3 27। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, कम से कम 2 समाचार पत्र जो हैं वो कितने परिवार खरीदते हैं। कम से कम 2 समाचार पत्र जो हैं वो कितने परिवार खरीदते हैं, तो हम देखेंगे। तो ये खरीदता है 5, 4, 4, और ये भी देखो इसमें आ रहा है, ए और इसमें तो 3। तो ये 5 4 9, 9 4 13 और 3 16, 16% खरीदते हैं। तो 16% हम निकाल लेंगे यहाँ से, 1 2 1 2 16 3 48। तो 48 लोग ऐसे हैं जो दोनों समाचार खरीदते हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट था कि कितने परिवार कोई समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं। तो गाइज हमने पिछली बार भी काउंट किया था, इस बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 16 4 20, 20 4 24 और 3 27, 22 और 5 27, 27 27 54, और ये 21 बचा, तो 5 2 7। ये सबको हमें जोड़ना है, सबको हमें जोड़ना है। 75 की डेटा दे रखा है, इसका मतलब 25 का नहीं दे रखा है, तो 25% जो है वो नहीं खरीदते हैं। तो 300, 25 3 75, 75 लोग ऐसे हैं जो कोई समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं, और इसका भी जो है एस्ट्रिक बना हुआ है, तो इसका मतलब फुल मार्क्स इसमें भी आपको मिला है। तो वहां भी मतलब सेम मिस्टेक। अब देखिए कि किस तरीके से जो है आयोग का काम था, और कितनी लापरवाही से, मुझे तो तभी मुझे लग रहा है कि आयोग को शक हुआ था कि ये जो पेपर है इस तरीके से सेट किया गया था, और हो सकता है कि जो मोस्टली पास हुए हों वो इसी शिफ्ट से हों। ठीक है, वहां भी ये क्वेश्चन ऐसे ही गलत था, जिसमें नहीं वाला पूछा था, और यहाँ पर भी नहीं वाला, जबकि डिजिट उन्होंने बदल दी, 400 की 300 कर दी, लेकिन गलती वही रखी उन्होंने। कितने परिवार ए बी, देखो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, ए बी
ए या बी पसंद करते हैं लेकिन सी को नहीं करते हैं, वहां भी सी को पसंद नहीं करने वाले पूछा गया था। तो क्या करेंगे हम, देखो ए 16 है, 4 है और 22 है, तो टोटल कितना हो गया, 42% हो गया। वहां भी 42% ही आया था, ठीक है, पहले जो हमने किया था। तो 42% निकाल लेंगे, वहाँ 400 लिखा था, यहाँ 300 लिख देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विषम विकल्प चुनना है। बसंत है, पतझड़ है, हवादार है और गर्मी है। ये सारी की सारी जो हैं वो ऋतुएं हैं, ठीक है, मौसम जिसे हम कहते हैं, ये सारे के सारे मौसम है, बसंत मौसम, पतझड़ का मौसम और गर्मी का मौसम। हवादार जो है वो इसमें से भिन्न है, तो आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा इसमें करेक्ट। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी आपको कुछ भी अगर लगता है, कोई डाउट है या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, एग्जाम गुरुजी टीम, इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप अपना कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पर 100+ क्वेश्चन डेली पोस्ट हो रहे हैं, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो या फिर वीडियो हो या फिर यूपीपीएससी आर ओ का एग्जाम हो, उसको उसकी सफलता के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। आप डेली प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चनों को। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।